बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीक चैनल में आपकी खिदमत में एक और लेक्चर के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 10th की बायोलॉजी के लेक्चर्स का आगाज़ किया हुआ और इसमें अभी तक जो है ना 16 चैप्टर यानी कि 10 के क्लास के जो बायोलॉजी के 16 चैप्टर तक हम रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुके हैं और अभी आज हम चैप्टर 17 यानी कि बायोटेक्नोलॉजी को डिस्कस करने जा रहे हैं। 10th क्लास की ये बायोलॉजी, इससे पहले 9th की बायोलॉजी अपलोड की जा चुकी है और 9th और 10th की इंग्लिश के लेक्चर भी रिकॉर्ड करके अपलोड किए जा चुके हैं और आने वाले दिनों में फिजिक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस के भी लेक्चर यहाँ पे रिकॉर्ड होने वाले हैं। तो जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया स्टूडेंट और 9th और 10th के हैं, उनसे गुजारिश है अपने दोस्तों को, अपने साथियों को और अपने रिलेटिव्स को लाजमी शेयर करें ताकि आप बारी भरकम जो फीसें अदा कर रहे हैं अकेडमीज़ में वहाँ से छुटकारा हासिल कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं पैटर्न को जो आपको पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड जो सिलेबस आपको लगवाया हुआ है आपके तमाम पंजाब ऑल ओवर द पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन जो चला रही है, तो उन्हीं जो है ना वो चैप्टर्स को, उन्हीं सब्जेक्ट को हम एलेबोरेट कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं वो पैटर्न जो पंजाब बोर्ड में है और किस तरह, यानी कि एक पूरे का पूरा चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं। हम इसको गेस्ट वाइज भी निकाल रहे हैं, आने वाले दिनों में गेस्ट पेपर्स भी यहाँ पे अपलोड किए जाएंगे, बट पूरे का पूरा चैप्टर जब डिस्कस किया जाता है तो आपको ये बताना मकसूद होता है कि आप तमाम की तमाम चीज़ों पे जो एक चैप्टर है, फॉर एग्जांपल बायोटेक्नोलॉजी है, तो बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या चीज़ें इसमें कंप्राइजेज होती हैं और किन किन चीज़ों पर ये मुश्तमिल होता है, तो उन तमाम चीज़ों पे आपकी ग्रिप हासिल हो सके। तो आज का चैप्टर है 17 बायोटेक्नोलॉजी, 10th क्लास का है। इसमें क्या होता है, आइए हम डिस्कस करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और जो आपका प्रीएम्बल है, इब्तदाई है, इंग्लिश मीडियम का हमने ये जो सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया हुआ है ताकि आप इंग्लिश एंड उर्दू मीडियम दोनों इसमें कवरेज हो जाए और आप सब लोग अपने जहनीत के मुताबिक, अपने कंसेप्ट के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक इन तमाम चीज़ों को आप हासिल करके अपने नॉलेज को ना सिर्फ इन्हेंस कर सकें बल्कि अपने एग्जाम की भी तैयारी करने के साथ साथ आप इनमें ग्रिप प्रॉपर हासिल करें। तो बायोटेक्नोलॉजी में एक्चुअल होता क्या है, ह्यूमन हैव बीन मेकिंग यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। मैं रीडिंग नहीं करूंगा, मैं आपको इसकी एलेबोरेशन या इसकी ट्रांसलेशन जो भी इसमें चीज़ें हेडिंग दी गई हैं उनको आप बताता चलूंगा और ऑल ओवर द यही पैटर्न हमने यूज़ किया है, यही मेथड यूज़ किया है कि आपका जो भी हेडिंग होती है हम उसको एलेबोरेट करके आपको यहाँ पे बता रहे होते हैं या उसको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। इंसान इस वक्त से टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है जब उसने खेती बाड़ी करना दरियाफ्त किया डिसर्बिंग फॉर्म में, और ये इस्तेमाल बच्चों को काश्त करने के लेकर पौधों में नशोनुमा को कंट्रोल करने और पैदावारी हासिल करने तक फैला हुआ है। ये वाला इस्तेमाल है, यानी कि यूज एक्सटेंडेड है इसका। जानवरों की नस्ल कुशी, जिसे हम ब्रीडिंग भी कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी की ही एक किस्म है, यानी कि जानवरों की जो नस्ल कुशी होती है ब्रीडिंग, और पौधों की क्रॉस पॉलिनेशन और जानवरों की क्रॉस ब्रीडिंग बायोटेक्नोलॉजी के ही तरीकाकार थे और ये महारतें यानी कि पैदावार का म्यार, ये टेक्निक्स बेहतर बनाने और मखसूस ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इस्तेमाल लाई जाती हैं। इस बाब में हम बायोटेक्नोलॉजी में इस्तेमाल किए जाने वाले तरीकों का बुनियादी यानी कि बेसिक नॉलेज अबाउट द टेक्निक्स बीइंग यूज्ड इन द बायोटेक्नोलॉजी में जो इस्तेमाल होते हैं हम उसको यूज करने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी का जो तारफ है, इसमें क्या होता है, इसके तारफ में बायोटेक्नोलॉजी इज डिफाइंड, इसकी इस तरह तारीफ की जाती है, यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसको इस्तेमाल किया जाता है जिंदा जानदारों में, इन प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स फॉर और अवर्स फॉर सर्विसेज, जिनकी इस प्रोसेस में इनको इस्तेमाल किया जाता है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें यानी कि पैदाइश प्रोडक्शन हो सके मुफीद प्रोडक्ट्स की और उनकी सर्विसेज की जा सके। ऑल्दो द टर्म बायोटेक्नोलॉजी, अगर से ये जो टर्म्स है जिसको बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है, इस न्यू एक नई है, डिसिप्लिन इटसेल्फ इज वेरी ओल्ड, और इसकी जो मुताबिकत है वो काफ़ी पुरानी है और ये बहुत पुरानी तलीम है। और एंड फ्रेगमेंटेशन एंड अदर सच प्रोसेस, इसमें फ्रेगमेंटेशन और इस जैसे दूसरे अमाल जिनकी बुनियाद जानदारों की कुदरती सलाहियतों पर होती है वो आमतौर पर कदीम बायोटेक्नोलॉजी का ख्याल समझा जाता है या उसमें उसको कंसिडर किया जाता है या उसमें उसको शुमार किया जाता है। यहाँ पे एक बात रखना ज़रूरी है कि इंसान ने शराब, सिरक, पनीर, दही वगैरह के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल 4000 कबल मसीह यानी कि 4000 साल पहले इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया था और कुछ तो इस तरह से हर घर का हिस्सा बन चुका है कि हम उन्हें बायोटेक्नोलॉजी कहने से भी हिचकिचाते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग है इसका पहला जो आपका पड़ाव है बायोटेक्नोलॉजी का। इसमें क्या होता है कि आप चूंकि आर्टिफिशियल सिंथेसिस, मॉडिफिकेशंस, रिमूवल, एडिशंस एंड रिपेयर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, जिसको हम डीएनए कहते हैं, इंजीनियर का जदीद बायोटेक्नोलॉजी इसको माना जाता है। इससे मुराद जेनेटिक मटेरियल डीएनए को मसनूई तरीके से तैयार करना है, इसे तब्दील करना, निकाल देना
یا داخل کر دینا اور اس کی مرمت کر دینا اس میں شامل ہوتی ہیں۔ جانداروں کی خصوصیات تبدیل کرنے کے لیے اسے کیا جاتا ہے۔ جینیٹک انجینئرنگ کا کام 1944 یعنی کہ 1944 میں اس کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ ڈی این اے جو ہے نا آپ کی انہیریٹنس انفارمیشن رکھتا ہے۔ سائنسدانوں نے ڈی این اے تیار کرنے والے انزائمز علیحدہ کیے اور پھر ڈی این اے کو سیل سے باہر بھی تیار کیا، یعنی کہ ڈی این اے کو سیل سے اس کو باہر بھی، اندر تو کیا ہی کیا ہے، ڈی این اے کو باہر سیلز میں بھی اس کو تیار کیا گیا۔ 1970 کے اشرا میں وہ جانداروں کے ڈی این اے کو کاٹنے اور جوڑ دینے کے قابل ہو چکے تھے۔ اس کے علاوہ 1978 میں جو سائنسدان نے انسولین کا جین یعنی کہ بیکٹیریا میں داخل کر کے انسانی انسولین تیار کی، ان کا گروتھ یعنی کہ ہارمونز بھی بیکٹیریا میں تیار کیا گیا۔ اور 1990 میں انسانی سیل میں موجود تمام جینز کا نقشہ تیار کرنے کے لیے ہوموجینیم پروجیکٹ شروع کیا گیا۔ انسان کے جینوم کا مکمل نقشہ 2000 میں یعنی کہ 2002 میں شائع کیا گیا یا پبلش کیا گیا۔ تو اس طرح یہ جینیٹک انجینئرنگ کا اس طریقے سے 1972 1944 اور 1970 کے اوائل میں مختلف پروجیکٹس میں ان کو تیار کر کے 2002 میں اس کا جو نقشہ پبلش کیا گیا۔ نیکسٹ آپ کا بایو ٹیکنالوجی کا امپورٹنس آف اینڈ اسکوپ یعنی کہ گنجائش کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ان ریسنٹ ایئرز جو موجودہ حالیہ برسوں میں بایو ٹیکنالوجی نے بیکٹیریا سے اپنا کے مختلف طریقے ترقی کے استعمال کیے، اس نے ایگریکلچر، میڈیسن، مائکرو بایو ٹیکنالوجی اور آرگینک کیمسٹری جیسے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے جو ہے نا دانشوروں کی توجہ حاصل کر لی ہے۔ اور بایو ٹیکنالوجی کا اسکوپ اتنا وسیع ہے کہ اس کی حدود یعنی کہ اس کی لمیٹیشنز پہچاننا مشکل ہے۔ مندرجہ ذیل ایسے جو چند شعبے ہیں جہاں بایو ٹیکنالوجی کا امپلیمنٹیشن ہوتی ہے یا اپلیکیشنز ہوتی ہے، اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ وہ کون سا ہے؟ بایو ٹیکنالوجی ان دا فیلڈ آف میڈیسن یعنی کہ میڈیسن میں جو بایو ٹیکنالوجی کا استعمال ہے ان شعبوں میں وہ کیسے ہوتا ہے۔ یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں حالیہ برسوں میں یعنی کہ ان دا فیلڈ آف میڈیسن جو میڈیسن میں کے شعبوں میں بایو ٹیکنالوجی نے بیکٹیریا سے انسولین اور انٹرفیرون یعنی کہ اینٹی وائرل پروٹین تیار کی ہیں اور انہیں فروخت کے لیے مارکیٹ میں انٹروڈیوس بھی کروایا ہے۔ اور ویکسینز اور اینٹی بائیوٹکس کی بڑی تعداد، انسانی گروتھ ہارمون اور دوسری ادویات بھی اس میں پریپیئر کی گئی ہیں۔ میڈیسن کے علاوہ صنعتوں میں بھی استعمال ہونے والے بہت سے انزائم تیار کیے ہیں۔ جین تھراپی اور یعنی جینز کے ذریعے علاج حالیہ برسوں میں بھی بہت زیادہ امپورٹنس اختیار کر گیا ہے۔ طب قانون یعنی کہ فورینسک جو میڈیسن ہے میں بھی بایو ٹیکنالوجی بہت فائدہ مند ثابت ہوئی ہے اور ڈی این اے کے مطالعے سے مریضوں کی شناخت میں بھی اس سے مدد ملتی ہے۔ یہ آپ کی بایو ٹیکنالوجی کے ان دا فیلڈ آف میڈیسن ہے۔ نیکسٹ آپ کا جناب بایو ٹیکنالوجی ان دا فیلڈ آف فوڈ اینڈ ایگریکلچر۔ اس میں بایو ٹیکنالوجی کا استعمال کیسے ہوتا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں ہوتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ مائکرو آرگنز کو استعمال کر کے خمیر شدہ خوراک مثلا چار، دہی وغیرہ اور شیرہ وغیرہ مثلا پاؤڈر، دودھ، جو گندم کے آٹے اور سالم دودھ کا مکسچر اس میں تیار کیا جاتا ہے۔ مختلف وٹامنز اور ڈیری کی مصنوعات بھی اسی ٹیکنالوجی کے تھرو ہی انہیں ملتا ہے۔ مشروب سازی کی صنعت میں شراب اور بیئر تیار کی جاتی ہے۔ بایو ٹیکنالوجی زراعت کے شعبوں کی تحقیقی سرگرمیوں میں بھی اس میں جو ہے نا ریگولیشنز آیا ہے۔ اور ٹرانسجینڈک جو ایسے جاندار ہیں جن کے جینیٹک سیٹ اپ میں تبدیلی کی گئی ہے، پودے تیار کیے جاتے ہیں جن میں پسندیدہ خصوصیات موجود ہوتی ہیں، مثلا زیادہ تر پیداوار اور بیماریوں، اشراط اور جڑی بوٹیوں کو طلب کرنے والی ادویات کے خلاف مدافعت۔ ٹرانسجینک بکریاں، مرغیاں اور گائے بنائی گئی ہے تاکہ خود خوراک، خود دودھ مطلب وغیرہ زیادہ مقدار میں حاصل ہوں۔ بہت سے جانور مثلا چوہے، بکریاں، گائے وغیرہ اس لیے ٹرانسجینک بنائے گئے ہیں تاکہ ان کے خون میں دودھ یا پیشاب کے ذریعے ادویات حاصل کی جائیں۔ تو یہ ان کا جناب فوڈ اور ایگریکلچر میں بایو ٹیکنالوجی کے استعمال سے یہ تمام کی تمام چیزیں اس سے حاصل کیے گئے ہیں۔ نیکسٹ ہے آپ کی بایو ٹیکنالوجی اینڈ انوائرمنٹ یعنی کہ بایو ٹیکنالوجی اور ماحول۔ اس میں کیا ہوتا ہے آپ کا کہ ماحول سے متعلق بہت سارے ایسے معاملات سے نپٹنے کے لیے بایو ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا چکا ہے۔ مثلا آلودگی کو کنٹرول کرنا، توانائی کے قابل جدید ذرائع تیار کرنا، تباہ شدہ زمینوں کو دوبارہ تیار کرنا، بایو ڈائورسٹی کا تحفظ، نکاسی کے پانی کی صفائی کے لیے بیکٹیریا استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایسے مائکروویوز بنائے جا رہے ہیں جو کہ بایو جو ہے نا پیسٹیسائڈز، بایو فرٹیلائزر اور بایو سینسرز کے استعمال ہوتے ہیں۔ ایسے ٹرانزسٹر کے مائکروویوز کو دھاتوں کی بازیافت، بکھرے ہوئے تیل کی صفائی اور بہت سے دوسرے مقاصد میں استعمال کر کے انوائرمنٹ کو بایو ٹیکنالوجی میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ نیکسٹ آپ کے فریگمنٹیشنز میں کیا ہوتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ جو آپ کا ریسپریشنز اور گلوکوز کے مالیکول آکسیڈیشن اور ریئیکشن سے گزرتا ہے اور اس میں اے ٹی پی کی شکل میں توانائی نکلتی ہے یعنی کہ سارٹ آؤٹ ہوتا ہے۔ اور فریگمنٹیشن میں وہ عمل ہے جس میں گلوکوز کی نامکمل آکسیڈیشن
रिडक्शन होती ہے اور انسان فرگمنٹیشن کے عمل کو صدیوں سے جانتا ہے، مگر اسے فقط ایک کیمیائی عمل تیار کیا جاتا ہے یا خیال کیا جاتا ہے۔ 1857 میں پاسچر نے سائنسدانوں کو قائل کیا کہ تمام اقسام کی فریگمنٹیشن دراصل مائکرو آرگنزمز کی سرگرمیوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اس نے دکھایا کہ جہاں فریگمنٹیشن ہو رہی ہے وہاں ہمیشہ مائکرو آرگنزم بھی نمو پا رہے ہوتے ہیں۔ فریگمنٹیشن کی کئی اقسام ہوتی ہیں، مثال کے طور پر عام طور پر فریگمنٹیشن ہر قسم میں مائکرو قسم کے مخصوص قسم کے گروپ پائے جاتے ہیں جو کہ فریگمنٹیشنز میں ان کو کے دوران بننے والے پروڈکٹس کے حوالے سے اس عمل کو مخصوص اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی کہ پروڈکٹس فارمولہ کیا جاتا ہے۔ اور کاربوہائیڈریٹس کی فریگمنٹیشن کے ابتدائی مراحل میں جو ریسپریشن کے مراحل جیسے ہی ہوتے ہیں، یہ عمل گلائکولائسس سے شروع ہوتا ہے جس میں گلوکوز کا ایک مالیکول ٹوٹ کر یعنی کہ پائروکے ایسڈ کے 2 مالیکول بناتا ہے۔ مختلف مائکرو آرگنز اگلے ری ایکشنز کے مختلف طریقوں سے چلا جاتے ہیں، اس کے نتیجے میں پائروویک ایسڈ سے مختلف طرح کے پروڈکٹس بنتے ہیں۔ کاربوہائیڈریٹس کی فریگمنٹیشن کی 2 بنیادی اقسام بیان کی ہیں، یعنی کہ پائروویک ایسڈز کی 2 بنیادی فارمیشن آف ویریس پروڈکٹس ویسے تو بنتی ہیں، اور اس میں یہاں پہ 2 اس کی اقسام بیان کی گئی ہیں یہاں پہ۔ اور یہ جو آپ کو اس امیج دکھایا گیا ہے یعنی کہ کاربوہائیڈریٹس فرمنٹیشن اینڈ اٹس پروڈکٹس ہیں، اور یہ آپ کے سامنے جو کاربوہائیڈریٹس کی فرمنٹیشن اس کی پروڈکٹس ہیں، اور پائروویک ایسڈ جو ہے نا ایتھنول، لیکٹک ایسڈ اور ادر جو آرگینک ایسڈ سے ملا کر جو آپ گلوکوز وغیرہ اس میں ڈال کر جو اس کی 2 قسم کی اقسام یہاں سے ہم نکلتی ہیں، اور ان اقسام کو ہم آگے اسٹیپ بائی اسٹیپ ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلے بنا ہے الکوہولک فریگمنٹیشن، جو کہ پیسٹ کے ذریعے یہ سارے کا سارا پروسیس ہوتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ فرمنٹیشن کی کئی قسم کے پیسٹ مثلاً سیکروسائز بسپائی کرتے ہیں، یہ عمل بہت اہم ہے، اور اسے خمیری روٹی، بیئر، شراب اور کشیدہ کردہ سیپریٹ یعنی کہ ڈسٹلڈ سیپریٹ بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس عمل کے دوران پائروویک ایسڈ سے کاربن ڈائی آکسائڈ نکالی جاتی ہے، بننے والے پروڈکٹ میں یعنی ایسی جو ہے نا اس میں ایسیٹیٹڈ ہائیڈ کی ریڈکشن سے ایتھنول بن جاتا ہے۔ اس فرمنٹیشن میں بننے والی کاربن ڈائی آکسائڈ اور روٹی کے پھول جانے کی وجہ سے یہ طریقہ کار سامنے آپ کو بتایا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے آپ کا لیکٹک ایسڈ فرمنٹیشن میں بائی بیکٹیریا، یہ جو ہے نا وہ پیسٹ کے ذریعے ہے اور یہ بیکٹیریا کے ذریعے۔ اس میں کیا ہوتا ہے اس میں ساتھ میں امیج بھی دیے گئے ہیں، یہ الکوہولک فرگمنٹیشن ہے اور یہ لیکٹک ایسڈ فرگمنٹیشن ہے، یہ سارے کا سارا اس میں پروسیس ہوتا ہے۔ اس پروسیس میں جو لیکٹک ایسڈ ہے اس عملے میں پائرک ایسڈ کی ریڈکشن کر کے لیکٹک ایسڈ بنا دیا جاتا ہے، اور یہ عمل بہت سے بیکٹیریا میں ہوتا ہے، مثلا آپ کا جو ہے نا اسٹیپٹوکوکس اور اس میں لیکٹولس کی کئی ایسی اسپیشیز ہیں۔ یہ فرمنٹیشن ڈیری انڈسٹری میں بہت اہمیت رکھتی ہے، اسے دودھ کو ترش یعنی کہ سورس کرنے، دہی بنانے کے لیے اور بہت اقسام کی پنیر بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ ویریس ٹائپ آف چیز یعنی کہ پنیر بنانے کے لیے بھی استعمال اس کو کیا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ ہے آپ کا جناب بایو ٹیکنالوجی میں فرمنٹیشن کیا ہوتی ہے۔ فرمنٹیشن ان بایو ٹیکنالوجی ان بگننگ شروع میں جو فرمنٹیشن کے عمل کا مطلب یعنی کہ آپ خوراک، پنیر، دہی، خمیر، اچار اور سویا کی چٹنی، مشروبات اور سپریٹ بنانے کے لیے مائکرو آرگنز کا استعمال کرتا تھا، تاہم بایو ٹیکنالوجی میں اصلاح کی گئی۔ فرمنٹیشن کا مطلب مائکرو آرگنزمز کے بڑے کلچر سے بھی کسی پروڈکٹ کا بنانا ہوتا ہے، اور اس طرح اس کو بایو ٹیکنالوجی میں فرمنٹیشن کا آغاز کیا۔ اپلیکیشن آف فرمنٹیشن یعنی کہ فرمنٹیشن کا استعمال، اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ فرمنٹیشن میں تجارتی قدر و قیمت والے مطلوبہ پروڈکٹ کو بنانے کے لیے کسی جاندار کی زیادہ سے زیادہ آپ اس کی افزائش نسل کرتے ہیں، اور ماضی میں اس عمل سے صرف خوراک اور مشروبات بنائے جاتے تھے، بہت سے دوسرے پروڈکٹ مثلا سمتھی کیمیکلز بھی اس میں بنائے جاتے ہیں۔ فرمنٹیشن کی فرمنٹڈ فوڈز، اس میں کیا ہوتا ہے کہ فرمنٹیشن سے خوراک زیادہ تر غذائیت والی، زیادہ ہضم والی اور لذیذ ہوتی ہیں، اس سے خوراک زیادہ محفوظ ہو جاتی ہے، جس سے ریفریجریٹر میں رکھنے کی ضرورت کم ہو جاتی ہے۔ فرمنٹیشن سے حاصل کی خوراک کے مندرجہ ذیل گروپس ہیں، اور وہ کون کون سے گروپ ہیں؟ اس میں سب سے پہلے آپ کا جو گروپ ہے وہ پہلے آپ کی ڈیری پروڈکٹس ہیں۔ ڈیری پروڈکٹس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی چیز ہے، یعنی کہ آپ کا چیز ہے، آپ کا یوگرٹ ہے، بہت سی امپورٹنٹ پروڈکٹس ہیں جو کہ فرمنٹیشن سے حاصل کی جاتی ہیں۔ چیز از فارمڈ وین اے ملک پروٹین از کوگولیٹڈ، اور جو پنیر
बनते वक्त दूध की प्रोटीन जम जाती है, ऐसा वक्त उस वक्त होता है जब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से बनने वाला एसिड दूध की प्रोटीन के साथ कीमियाई अमल करता है। दही बनाने के लिए दूसरी किस्म के लैक्टिक एसिड यानी कि बैक्टीरिया इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट्स का क्या होता है कि इसमें अचार, फलों और सब्जियों को महफूज रखने के लिए इनमें नमक और एसिड मिलाकर फर्मेंटेशन कर दी जाती है। और वो सारे का सारा वो तरीका इन इमेजेस में जो यहाँ पे दिए गए हैं उसमें दिखाया गया। ये आपका योगर्ट है, ये आपकी ब्रेड है, ये आपका पिकल्स है और ये आपका चीज़ है यानी कि ये अचार वगैरह और ये आपका मक्खन वगैरह जिसको हम कहते हैं, ये सारी की सारी फर्मेंटेड फूड्स हैं जिनको इन तमाम तरीकों से इस्तेमाल करके बायोटेक्नोलॉजीज के इनको आप यहाँ पे लगाया जाता है। बेवरेज प्रोडक्ट्स हैं यानी कि आपकी जो मशरूबात वगैरह हैं उसमें क्या होता है कि अनाज के दाने जिनको पानी में भिगोकर शीरा बनाया जाता है, खुश्क किए जाते हैं और उन्हें बारीक पाउडर में पीस लिया जाता है। जो बेवरेज प्रोडक्ट जब बनाई जाती हैं, बेसिस पाउडर की फर्मेंटेशन की जाती है, जैसे पाउडर में मौजूद ग्लूकोज को पायरिक एसिड में टूट जाना और फिर इसे एथेनॉल में बन जाता है और पेस्ट अंगूरों की बराह रास्त फर्मेंटेशन के शराब बन जाती है। और इसमें जो प्रोडक्ट्स हैं, पहले सनती प्रोडक्ट्स में इसका क्या होता है कि फर्मेंटेशन के अमल से बनाई जाने वाली आम सनती प्रोडक्ट्स मंदरजा झैल हैं, यानी कि जो इसमें फर्मेंटेशन का जो अमला है बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए ये सारे का सारा चार्ट है। ये इसकी इंडस्ट्रीज में जिसमें फॉर्मिक एसिड, एथेनॉल और ग्लिसरीन और एक्रिलिक एसिड के थ्रू इसका इस्तेमाल यहाँ पे होता है एज पर जेलिसिस, सैक्रोमाइकेंस और सैक्रोमाइंस में और इसका बेसिलस में इनका इस्तेमाल होता है। और सम यूजेज इसका यहाँ पे भी है, टेक्सटाइल रंगसाजी, चमड़ा बनाना, इलेक्ट्रो रबर की तैयारी में इस्तेमाल होता है ये फॉर्मिक एसिड है। और जो एथेनॉल है वो यहाँ पे इस्तेमाल होता है यानी कि सोलवेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है, सिर्फ और मशरूबात बनाने में इस्तेमाल होता है। और जो ग्लिसरॉल है वो सोलवेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक, साबुन बनाने में इसको इस्तेमाल किया जाता है। और इसका जो है ना वो आपका मतलब जो प्लास्टिक बनाने में इनको इस्तेमाल किया जाता है, जो एक्रिलिक एसिड है। तो इस तरह इन तमाम चीज़ों की सनती प्रोडक्ट्स में भी इस्तेमाल होती है और ये सारी की सारी फर्मेंटेशन होती है। बैच फर्मेंटेशन, इसमें क्या होता है कि आपकी जो ये एक ऐसा मतलब फिल्ड विद द रॉ मटेरियल टू फर्मेंटेड। इस प्रोसेस में जो टैंक ऑफ फर्मेंटर है इसको फिल्ड किया जाता है रॉ मटेरियल के साथ और टेम्परेचर जो उसका पीएच वगैरह है और इसमें मुख्तलिफ किस्म की जो ऑप्टिम माहौल है सब्सटेंट्स के साथ मिलकर तावल को बना सकते हैं। और फर्मेंटर मंदरजा दो तरीक़ों से की जा सकती है। पहले फर्मेंटर एक ऐसा आला है, फर्मेंटर जो है ना फर्मेंटेशन जिससे बनती है, ये एक ऐसा आला होता है फर्मेंटर, ये वाला फॉर्मेटर। हम तो डायरेक्ट बैच फॉर्मेशन पे सॉरी मैंने पहले बोल दिया, पहले हम फॉर्मेटर को देखते हैं। फॉर्मेटर होता क्या है? फॉर्मेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक बायो मास में यानी कि नशोनुमा पाने के लिए ऑप्टिमम माहौल मुहैया फराहम करता है, जो कि सबस्ट्रेट के साथ तावन करके प्रोडक्ट बना सकते हैं। फर्मेंटेशन मंदरजा दो तरीक़ों से इस्तेमाल की जाती है। सबसे पहले बैच फर्मेंटेशन यानी कि इसमें वक्फों के साथ फर्मेंटेशन होती है। इस अमल में फर्मेंटर के टैंक को इस खाम माल से भरा जाता है, यानी कि रॉ मटेरियल से इसको भरा जाता है जिसकी फर्मेंटेशन करनी होती है, मतलब जिसकी हमने फर्मेंटेशन करनी होती है। फर्मेंटेशन के लिए मुनासिब टेम्परेचर और पीएच एडजस्ट किए जाते हैं और अजाफी ग़िज़ाई मादे इसमें डाले जाते हैं। तमाम मटेरियल को भाप की मदद से स्टीराइज किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का खास कल्चर एक अलग नाली के जरिए फर्मेंटर किया जाता है, जो कि शक्ल 7.13 में दिखाया गया है। और इसको किस तरह ऑपरेट किया जाता है इस शक्ल के साथ इसमें आप देखेंगे और इसके साथ साथ आगे बातचीत भी करेंगे कि जो पहले इसकी जो चीज़ें हैं 17.13 उसको देखते हैं, शक्ल हम बाद में देखते हैं। जो फर्मेंटेशन इसकी प्रोसीजर जब इसका स्टार्ट होता है आफ्टर द प्रॉपर टाइम की कंज्यूमर के बाद जो कंटेंट इसमें डाला होता है जो इससे निकाला जाता है उसको आप 7 जो फर्मेंटेशन शुरू हो जाती है और मुनासिब वक्त के बाद फर्मेंटर का मवाद बाहर निकाल दिया जाता है, फर्मेंटर को साफ कर दिया जाता है और सारे अमल को दोहराया जाता है। इस तरह ये फर्मेंटेशन वक्फों में जिनका तकसीम शुदा एक गैर मुसलसल तरीकाकार हो जाता है, यानी कि प्रोसेस डिवाइडेड इनटू बैचेस और डिसकंटिन्यूस ये इसका सिलसिला चला जाता है। और यहाँ पे जो आपको शक्ल दिखाई गई है 17.13 में, अगर हम इसको देखें जो फर्मेंटेशन हो रही है प्रोडक्ट्स एंड बैक्टीरियल कल्चर है और फर्मेंटेशन के और बैक्टीरियल कल्चर में जो आपका है जो रॉ मटेरियल इस तरह डाला जाता है और प्योर कल्चर ऑफ बैक्टीरिया, तो इस तरह इसकी फर्मेंटेशन करके अपने प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है। जो कंटिन्यूस फर्मेंटेशन है अभी हमने कंटिन्यूस फर्मेंटेशन के बारे में बात की। इसमें क्या होता है जो आपकी इस अमल में एक फिक्सड रफ्तार के साथ जिनके सब्सट्रैक्ट जो आपका मादा है कंटिन्यूसली फर्मेंटेड के साथ मिला लिया जाता है और इसको मुसलसल उसमें डाल दिया जाता है। इसके अंदर मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ग्रोथ के मरहला में ही रहते हैं, फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट्स को मुसलसल इससे बाहर निकाला जाता है। ये 17.14 में ये आपका बैक्टीरियल आपका
کا कल्चर है और इसमें रॉ मटेरियल्स डालकर जो इसकी कंटिन्यू फर्मेंटेशन है इसमें की जाती है बैक्टीरियल कल्चर के साथ, जब इसमें रॉ मटेरियल डाल के इसकी फर्मेंटेशन की जाती है। एडवांटेज ऑफ यूजिंग फर्मेंटेशन, यानी कि फर्मेंटेशन के इस्तेमाल करने के फ़वाइद क्या हैं, और आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। और ये सारी की सारी इसमें शक्ल में भी आपको दिखाया गया है, और ये पहले इसकी एलेबोरेशंस की गई है कि इसमें इसका इस्तेमाल किया जाए। बायोटेक्नोलॉजी के अमल के हर जानदार को मुहैया किए गए माहौल में, यानी कि एनवायरमेंट प्रोवाइडेड जो होता है, जानदारों को मस्ट बी मॉनिटर्ड एंड कंट्रोल, यानी कि उसको देखना चाहिए, उसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए, उसको कंट्रोल किया जाना चाहिए, ताकि इसको जो माहौल के बारे में वाइलम रहना और कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी हो जाए। और फर्मेंटर ऐसे ही कंट्रोल्ड माहौल में देते हैं। एक फर्मेंटेशन कई अवामल मसलन ग़िज़ाई ऑक्सीजन ग्रोथ और पीएच और टेम्परेचर को कंट्रोल करके जानवरों की नशोनुमा को मुनासिब तरीके से इसको देखा जाता है। फर्मेंटर में होल्ड सेवरल थाउजेंड लीटर्स, और एक फर्मेंटर में हज़ारों लीटर ग्रोथ में मीडियम की गुंजाइश होती है, इसलिए फर्मेंटर बहुत बड़ी मकदारों में जो इसका मटीरियल्स की तैयारी को मुमकिन बनाते हैं। और अद्वियात, इंसुलिन, इंसान का ग्रोथ हार्मोन और दूसरी प्रोटीन्स की भारी मकदार जो है ना इन फर्मेंटर्स के थ्रू तैयार की जाती है, और ये तैयारी इस तैयारी में बहुत ज़्यादा जो है ना वो कम कीमत इसमें लगती है, और इस तरह जो है ना इसके साथ ये तमाम की तमाम चीज़ें होती हैं। ये कुछ 17.5 में जो एक आपका फर्मेंटर्स हैं, और इनके थ्रू ये तमाम का तमाम प्रोसेस होता है जिसको हमें दिखाया गया है। और ये एक प्रैक्टिकल भी है कि आप जो आटे की किस तरह फर्मेंटेशन करते हैं पेस्ट के साथ, यीस्ट के साथ, और उसका बैक्टीरिया और इसका मिल के साथ किस तरह इन्वेस्टिगेशन आप करके इस तजर्बा को फाइनलाइज करके अपने नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, इसमें क्या होता है कि आपकी जेनेटिक इंजीनियर या रिकम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी से मुराद विरासती मादा, यानी कि डीएनए की मसनूई तैयारी, तब्दीली, सेल से निकालना, सेल में डालना और मरम्मत करना जेनेटिक इंजीनियर कहलाती है। जेनेटिक इंजीनियर डेवलप्ड इन द 1970, इसका आगाज़ 1970 में हुआ, और इसके अशरा के बस्त में जब ये हुआ और ये मुमकिन हो गया था डीएनए को काटा जा सके और एक किस्म के जानदार के डीएनए के टुकड़े दूसरे किस्म के जानदार में मुंतकिल किए जा सके, यानी कि इसमें ट्रांसपोर्टेशन का भी अमल किया, ट्रांसफर पार्टिकुलर्स को भी किया जा सकता है। इसके नतीजे में दूसरे जानदार यानी कि मेज़बान की खसूसियात तब्दील की जा सकती थी। अगर मेज़बान जानदार एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मसलन एक बैक्टीरिया हो, तो मुंतकिल किए जाने वाले डीएनए की तादाद जानदारों की तादाद बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। नतीजतन एक बैक्टीरियल सेल के अंदर किसी मखसूस डीएनए की लाखों नकल हासिल करना मुमकिन होता है, तो ये जेनेटिक इंजीनियर कहलाती है। और इसके साथ साथ जो इसके अब जेनेटिक इंजीनियर के मकासद है, ऑब्जेक्टिव है जेनेटिक इंजीनियर, ये आपको दिखाई जो एक बहुत अहम मकासद दर्जाज़ैल हैं। और सबसे पहला मकसद है मुख्तलिफ मकासद मसलन जीन थेरापी, जेनेटिक थेरापी के लिए मखसूस जीन या जीन के किसी हिस्सा को अलहदा करना। नंबर 2 मखसूस आरएनए और प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स की तैयार करना। नंबर 3 में आपका एंजाइम, अद्वियात और तजारती तौर पर दूसरे ऑर्गेनिक केमिकल्स की पैदावारी में तैयारी की बेहतरी की तरफ इसको जेनेटिक इंजीनियर मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा पौधों की पसंदीदा खसूसियत वाली अक़साम की तैयारी इसमें की जा सकती है। इसके साथ साथ आला दर्जे के जानदारों में विरासती नकाइस का इलाज भी इस जेनेटिक इंजीनियर से ही किया जाता है। बेसिक स्टेप्स इन द जेनेटिक इंजीनियर, जो बुनियादी चीज़ें हैं जेनेटिक इंजीनियर में, उसमें क्या होता है कि ये तमाम जो चंद बुनियादी तरीक़ाकार अमल करके इसमें चीज़ें हासिल की जाती हैं, जो वो क्या होती हैं वो मंदरजा अज़ैल हैं, जिनके फॉलोइंग सच एज आइसोलेशन ऑफ द जेनिक ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि दिलचस्पी का जीन अलहदा करना। इसमें क्या होता है कि पहले मरहले में जेनेटिक इंजीनियर यानी कि डोनर जानदार में दिलचस्पी के जीन की शनाख्त करता है, और डोनर जानदार के मुकम्मल डीएनए में शनाख्त किए गए जीन को काटने के लिए खास एंजाइम इस्तेमाल किए जाते हैं, जिन्हें हम रिस्ट्रिक्शन एंड जो है ना आप एंड रिस्ट्रिक्शन एंडोक्लिनर्स का नाम देते हैं, या रिस्ट्रिक्शन ऑफ एंडोक्लिनर्स इसको हम कहते हैं। ये जो आपका दिलचस्पी का यानी कि आइसोलेशन ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसमें जो पहले मरहले में इसको उन्हें हम ये भी इसका भी नाम देते हैं, यानी कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस। सेकंड आपका है जो आपका इंसर्शन ऑफ जीन इनटू अ वेक्टर, जीन को किसी वेक्टर में डालना। और उससे क्या चीज़ा होता है, एक वेक्टर जो एक सिलेक्ट आपने किया होता है दिलचस्पी के मेज़बान सेल में मुंतकिल करने के लिए, किसी वेक्टर का जो इंतखाब किया जाता है, कोई प्लाज्मेटेड बहुत से बैक्टीरिया में क्रोमोसोम के अलावा डीएनए को किसी बैक्टीरिया में जो एक बैक्टीरिया फंज कहलाता है उसमें हो सकता है दिलचस्पी के जीन को वेक्टर यानी कि डीएनए के साथ जोड़ने के लिए यानी कि एंडोन्यूक्लियर यानी काटने वाले एंजाइम और लाइगेंस उनको
लाइगेज यानी कि जोड़ने वाले एंजाइम इस्तेमाल किए जाते हैं वेक्टर डीएनए और उसके साथ जुड़े दिलचस्पी के जीन को मजमूई तौर पर रिकम्बिनेशन यानी कि डीएनए नेट और डीएनए उसको कहा जाता है, यानी कि रिकम्बिनेट डीएनए भी इसमें कहा जाता है। और इसमें डेफिनेटली इनकी जो इमेज भी दिया होगा यहाँ पे, और आगे देखते हैं कि उसमें कौन सा इमेज है रिकम्बिनेट का। हाँ, यहाँ पे अभी शो नहीं किया, ये सारे मिलकर इसकी ट्रांसलेशन करके शायद वो आगे वहाँ पे आपको दिया होगा। नेक्स्ट आपका ट्रांसफर ऑफ रिकम्बिनेशन डीएनए इनटू होस्ट ऑर्गेनिजम्स, यानी कि डीएनए को मेजबान जानदार में किस तरह ट्रांसफर किया जाता है। रिकम्बिनेट जो डीएनए है उसको मुंतकिल किए गए मेजबान में मुंतकिल कर दिया जाता है। इस तरह मेजबान जानदार एक विरासती तौर पर तब्दील शुदा जानदार यानी कि जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म उसका बन जाता है। फोर्थ वन है आपका ग्रोथ ऑफ द जीएमओ, यानी कि विरासती तौर पर तब्दील जानदार। जीएमओ नशोनुमा किस तरह होती है, दिलचस्पी के जीन की ज़रूरत के साथ साथ यानी कि जो सूटेबल कल्चर मीडियम ऑफ ग्रोथ है इसकी, उसमें जीन के मुताबिक अनुकूल हासिल करने के लिए जीएमओ को मुनासिब कल्चर मीडियम में मुहैया किया जाता है। एक्सप्रेशन ऑफ द जीन यानी कि दिलचस्पी के जीन का काम करना जो है जीएमओ के मुताबिक के पास दिलचस्पी का जीन होता है और वो मतलूबा प्रोटीन तैयार करता है जिसे कल्चर मीडियम से इसको अलहदा करना होता है। ये एक्सप्रेशन ऑफ द जीन ऑफ द इंटरेस्ट है। तो इस तरह इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करके इनकी वो जेनेटिक और इंजीनियरिंग की जा सकती है, यानी कि किसी भी जीन को वेक्टर में डालकर और उसका दिलचस्पी जीन को अलहदा किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका अचीवमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियर, यानी कि जेनेटिक इंजीनियर के जो कारनामे नुमाया है वो क्या हैं आज अभी तक। तो इसमें वेरी अचीवमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियर और एज फेलो, जो जेनेटिक इंजीनियर मतलब जो कारनामे है वो मंदरजा है। पहला जो इसका है ह्यूमन इंसुलेशन, बैक्टीरिया में इंसानी इंसुलेशन का जीन मुतारफ करवाया गया, विरासती तौर पर तब्दील शुदा बैक्टीरिया इंसुलिन तैयार करने के काबिल हो गया। और इसमें डायबिटीज के मरीज अब ये इंसुलिन लेते हैं और इंसुलिन की तैयारी के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग के मराहल 17.6 में दिखाए गए हैं। और वो 17.16 आपकी जो 17.7 जो इसकी शक्ल है उसमें हम देखते हैं आगे बढ़कर। और इसके साथ साथ 1977 में एक ई बैक्टीरिया बैक्टीरियम बनाया गया जो इंसानी ग्रोथ में हार्मोन तैयार कर सकता है। इसके अलावा नंबर 3 जो है विरासती तौर पर तब्दील शुदा माइक्रो ऑर्गन्स के जरिए हार्मोन्स यानी कि थायमस तैयार किया गया जो दिमाग और फेफड़ों के कैंसर में बहुत असरअंदाज होता है। बीटा एंडोर्फिन, इसमें क्या होता है कि जेनेटिक इंजीनियर के तरीकों से बीटा एंडोर्फिन में तैयार किया गया जो कि आमतौर पर दिमाग में बनने वाला एक पेन यानी कि पेन किलर यानी कि दर्द कुछ केमिकल है और जिससे दर्द को कम किया जा सकता है। इसके साथ साथ जेनेटिक इंजीनियर से यानी कि सेफ वैक्सीन मुंह खुर्द यानी कि फूट एंड माउथ डिजीज जो कि मवेशियों बकरियों और हन में होने वाली एक बीमारी है के खिलाफ एक महफूज वैक्सीन तैयार की है। इस तरह इंसानी बीमारियों में हेपेटाइटिस बी के खिलाफ भी बहुत सी वैक्सीन तैयार कर चुके हैं और ये सारी की सारी जेनेटिक इंजीनियर के ही कारनामे है जिसकी बदौलत ये तमाम की तमाम चीज़ें हम हासिल कर चुके हैं। और ये ह्यूमन इंसुलेशन है, ये इंटरफेरोन है और ये सारे का सारा जो 17 पॉइंट आपको शक्ल दिखाई है इसमें ये जेनेटिक इंजीनियर की ही बदौलत है। और ये चंद अद्वियात हैं जो जेनेटिक इंजीनियर से ही आपको तैयार करके इसके बारे में बताया गया। इसके अलावा इंटरफेरॉन्स, ये इंटरफेरॉन क्या होता है और ये एंटीवायरल प्रोटीन्स हैं जो कि प्रोटीन्स होती हैं जो वायरस से मुतासर सेल्स में बनती हैं। 1980 में विरासती तौर पर तब्दील शुदा माइक्रो ऑर्गन्स में पहली मरतबा एंट्रोफोन तैयार की गई थी। नेक्स्ट है आपका विरासती तौर पर जो तब्दील शुदा माइक्रो ऑर्गन्स हैं उनमें एक एंजाइम यूरोकाइंस तैयार किया गया जो खून के लोथड़ों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। और जेनेटिक इंजीनियरिंग के तरीके जीन में नुकसान से पैदा होने वाली खून की बीमारियां मसलन थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया के इलाज के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। हड्डियों के गुर्दे में नॉर्मल जीन्स दाखिल किए जा सकते हैं। इसके अलावा जेनेटिक इंजीनियर से ऐसे पौधे बनाए गए हैं जो फिजा से रास्त नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं। ऐसे पौधों की खादों की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है यानी कि उनको फर्टिलाइज़र की वहाँ पे ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरह ये जेनेटिक इंजीनियरिंग से आपको एडवांटेज हुआ और बहुत सारी चीज़ें आपने इसमें तैयार कर चुके हैं जिससे आप इंटरफेरोन इंसुलेशन और खून के लोथड़े तोड़ने वाली अद्वियात भी उसमें शामिल हैं। और ये सारे का सारा जो प्रोसेस है ये आपके सामने दिखाया गया इस शक्ल में। और इस तरह इंसुलेशन की प्रोडक्शन ऑफ इंसुलेशन हो रही है। ये 17.17 है जो हम पूरी की पूरी तमाम की तमाम जो चीज़ें अभी तक हम डिस्कस कर रहे हैं वो सारी की सारी इस इमेज में आपको दिखाई गई है। तो ये सारे का सारा जेनेटिक इंजीनियर का प्रोसेस है और जिसके थ्रू ये तमाम चीज़ें जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं जिनमें आप
پہلے دیکھ چکے ہیں کہ انفرون ہے، انسانی انسولینشن ہے، اور جینیٹک انجینئر سے تیار کی خون کے لوتھڑے کم کرنے والی ادویات بھی اس میں شامل ہے۔ نیکسٹ ہے آپ کا سنگل سیل پروٹین۔ سنگل سیل پروٹین میں کیا ہوتا ہے کہ جینیٹک انجینئر سے ہم نے بہت سے فوائد حاصل کیے ہیں، اور پروٹینز اس فائدہ پروٹینز کے جینز مائکرو آرگنس میں ڈال کر ان کو وراثی طور پر تبدیل کر دیے جانے کے بارے میں پڑھا۔ سنگل سیل پروٹین جس کو SCP سے مراد الجی بیسڈ فنجائی یا بیکٹیریا کے خالص یا مخلوط کلچر سے اس کو نکالا گیا، جس سے پروٹین کا مواد ہے۔ سنگل سیل پروٹین تیار کرنے کے لیے مائکرو آرگنزم کی نشوونما جس کو فرمنٹیشن میں کی جاتی ہے، جو مائکرو آرگنزم مختلف طرح کے سبسٹریٹس میں استعمال کرتے ہیں، مثلاً زرعی اور صنعتی فاضلہ مادے، قدرتی گیس جیسے کہ میتھین وغیرہ۔ مائکرو آرگنز بہت تیزی سے اس میں نمو پاتے ہیں، اور اس طرح جو ہے نا پروٹین کی کثیر مقدار اس میں پیدا ہوتی ہے۔ مائکرو آرگن سے بنائے گئے اس پروٹین کے مواد کو ناول پروٹین یا منی فوڈ ابھی کہتے ہیں، اور اس طرح یہ آپ کو جینیٹک انجینئر سے چیزیں ہونے والی تیار ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وی نو دیٹ ڈیو ٹو اوور پاپولیشن، ہم جانتے ہیں کہ اوور پاپولیشن کی وجہ سے دنیا کا خوراک کی قلت کا سامنا ہے، اور مستقبل میں روایتی ذریعہ طریقہ کار کا جو کافی مقدار میں خوراک خصوصاً پروٹین مہیا کرنے کے قابل نہ ہوں گے۔ خوراک کی قلت انسانوں اور پالتو جانوروں کے مسائل کے بہتر حل کے لیے سنگل سیل پروٹین بنانے والے مائکرو آرگنز سے استعمال کو وسیع تجرباتی کامیابی ملی ہے، اور پالتو جانوروں کے مسائل کے بہتر حل طریقے سے سنگل سیل پروٹین بنانے والے مائکرو آرگنز کے استعمال کو وسیع تجرباتی سے یہ سارے کا سارا جو طریقہ ہے انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے پروفیسر سکری میشا نے متعارف کروایا تھا۔ سائنسدانوں اور فوڈ ٹیکنالوجسٹ کا خیال ہے کہ سنگل سیل پروٹین انسان اور جانور کی خوراک میں پروٹین رکھنے والی دوسری غذاؤں کا متبادل ہوگی۔ یہ آپ کی پروٹیکشن آف فوڈز کے متعلق ہے، جو کہ سائنسدان آپ کو سکریشا کے بارے میں یہ تمام کی تمام۔ اس کے علاوہ آل سائنٹسٹ ریکگنائز دی سگنیفیکینس آف دی پروٹیکشن آف سنگل سیلز۔ اس کے علاوہ جو تمام کے تمام سائنسدان ہیں سنگل سیل پروٹین کی تیاری کے لیے بہت اہمیت مانتے ہیں، جس میں مائکرو آرگنزمس بہت تیزی سے نمو پاتے ہیں، بڑی مقدار میں پیداوار ہوتی ہے۔ حساب لگا کہ 50 کلو گرام جو پیسٹ ہوتا ہے 24 گھنٹے میں 250 ٹن پروٹین پیدا کر سکتا ہے، یعنی کہ 24 گھنٹوں میں، اور اس میں تالاب میں پیدا کیے گئے الجی سالانہ 20 ٹن خشک وزن پروٹین کی پیداوار کرتے ہیں۔ پروٹینز کی یہ پیداوار سویابین سے حاصل کی گئی پیداوار سے 10 سے 15 گنا زیادہ، جبکہ مکئی سے حاصل کی پیداوار سے 20 سے 25 گنا زیادہ ہو جاتی ہے، اور یہ ساری کی ساری جینیٹک انجینئر سے ہی ہوتی ہے۔ جب پیسٹ کو استعمال کر کے یعنی کہ سنگل سیل پروٹینز کی تیاری کی جاتی ہے تو پروڈکٹس میں وائٹامنس کی کثیر مقدار پائی جاتی ہے۔ سنگل سیل پروٹینز کی تیاری میں مائکرو آرگنزمز کے خاص یعنی کہ مٹیریل کے ساتھ مل کر زرعی فاضلہ مادے استعمال ہوتے ہیں، اور اس طرح آلودگی کی کمی میں بھی مدد ملتی ہے۔ تو اس سے یہ بھی فائدہ ہوتا ہے سنگل سیل پروٹینز کے استعمال کے حوالے سے مستقبل میں روشن امکانات ہیں، کیونکہ ان میں تمام جو چیزیں ہیں وہ ضروری امینو ایسڈ وغیرہ موجود ہوتے ہیں۔ مزید یہ کہ سنگل سیل پروٹینز کی تیاری کی موسمی تغیرات سے یعنی کہ پروٹینز انڈیپینڈنٹ سیزنل ویریشنز بھی اس میں آزاد ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے تمام جو آپ کی جس میں پروٹینز وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے وہ آپ کم وقت میں زیادہ ہو سکتے ہیں، اور آپ سیل پروٹینز کو خوراک کی تیاری میں بھی اس سے مدد کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ میڈیسنس میں بھی جینیٹک انجینئر کو استعمال کر کے سنگل سیل کے ساتھ ساتھ اس میں بھی اس سے مدد کی جا سکتی ہے۔ تو یہ تمام کے تمام جو آپ کی پروسیس تھا بایو ٹیکنالوجی کی ہی یہ مرہون محنت ہے، جس کو ہم پورے کا پورا اس چیپٹر کو ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ یہ بایو ٹیکنالوجی کے کنسیپٹ تھے، اور اس کی بدولت سے ہم میڈیسنس میں آپ کے خوراک کی پروڈکشنز میں اور آپ کے ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے اور جانداروں کی زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آنے والے دنوں میں بہت ساری خوراک کی کمی ہو سکتی ہے، تو ان بایو ٹیکنالوجی کے استعمال سے بھی آپ بہت ساری پروٹینز کو سیل بایولوجی سے ایک ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے آپ ان تمام چیزوں کو ٹائملی ریکور کر سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ انڈرسٹینڈ کنسیپٹ ہے کہ اس میں ہم نے بایو ٹیکنالوجی کو اور اس کے امپورٹنس کے بارے میں، فرمنٹیشن کے بارے میں، فرمنٹیشن کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں پڑھا۔ اس کے علاوہ جینیٹک انجینئر کی جو میڈیسن، ایگریکلچر اور انوائرمنٹل کی اچیومنٹس ہے اس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا۔ جینیٹک انجینئر کا کیوں اڈاپٹ کیا جاتا ہے، اس کی مینیپولیشن مختلف جینز کو حاصل کرنے کے لیے اور اس کی بنیادی ضروریات کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ سنگل سیل پروٹینز کو ہم نے مختلف اور اس کی اہمیت کو بیان کیا کہ آپ کو میڈیسن کے لیے استعمال ہو سکتی ہے، آپ کی خوراک کو بنانے کے لیے استعمال ہو سکتی ہے، ماحولیات کی آلودگی کو کم کرنے کے لیے اس طرح اس کے کنسیپٹ کو استعمال کیا گیا۔ 5 قسم کے کنسیپٹ ہم نے اس میں بایو ٹیکنالوجی کے اس چیپٹر 17 میں ڈسکس کیے۔ شارٹ کوسچنز ہیں وہ آپ کو
मददगार साबित हो सकते हैं इनकी तैयारी करने के बाद। आपको आपके एग्जाम में कुछ एक्टिविटीज़ हैं, आप इट्स उनको ट्राई कीजिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सोसाइटी के ऑनलाइन लर्निंग जो वेबसाइट है, इसको भी आप विजिट करके अपने नॉलेज को ना सिर्फ एनहेंस कर सकते हैं, बल्कि इसके साथ साथ अपने नॉलेज को इजाफा करके अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो इससे पहले कि हम लेक्चर्स का बाकायदा अख्ताम करें, 9th और 10th के जो स्टूडेंट हैं, साइंस के हैं, कंप्यूटर साइंस के हैं, आने वाले दिनों में फिजिक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस के लेक्चर भी यहाँ पे अपलोड होने वाले हैं। उनसे गुजारिश है अपने रिलेटिव्स को, अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, अपने क्लास फेलो को ये तमाम के तमाम लेक्चर्स शेयर करके आप इन तमाम उन पैसे आप बचा सकते हैं जो हाई लेवल की अकेडमीज में आप पे करके बता रहे हैं। यहाँ पे आपको पूरे का पूरा A to Z जो चैप्टर में यहाँ पे चीज़ें इंक्लूड हैं, कंप्राइजेस हैं, उनको डिस्कस किया जा रहा है, उनको एलेबोरेट किया जा रहा है, उसकी ट्रांसलेशन की जा रही है, उसकी इंटरप्रिटेशन करके आपको बताया जा रहा है। तो वही का ये कि जब एक पूरे का पूरा चैप्टर आपको यहाँ पे A to Z उसमें हर चीज़ बता दी जाती है, तो उसमें गैसेस की भी ज़रूरत नहीं होती और आपको सारे का सारा कंसेप्ट आपको बता दिया जाता है, उससे आप मुस्तफीद हो सकते हैं। बारी भरकम जो आप मुख्तलिफ अकेडमीज में फीस अदा कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स के पैसे बचाकर उनको किसी और जगह पे महंगाई के इस दौर में इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर सकते हैं। वो एजुकेशन की फीस को बचा के, उन पैसों को बचाकर तनवीर अहमद स्पीक चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद, बेल आइकन को क्लिक करने के बाद ये आप लेक्चर्स स्टेप बाय स्टेप अपनी जहनीत के मुताबिक, अपनी कैपेसिटी के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक जितना आप इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप थोड़े थोड़े आप, क्योंकि मैंने एक दो पार्ट में तमाम के तमाम लेक्चर्स रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहा हूं, तो आप अपनी कैपेसिटी के मुताबिक उनको डिवाइड करके सुन के अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें दीजिएगा इजाजत। चैप्टर 18 और आखिरी चैप्टर होगा 10वीं की बायोलॉजी का, जिसमें फार्माकोलॉजी को डिस्कस किया जाएगा। फिर हाजिर होंगे, हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज।